अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब हुकूमत और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि कलअदम TLP दहशतगर्दी में मुलविस है, इसलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को इंसदादी दहशतगर्दी कानून 1997 की शिक 11B(1) के तहत फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। वजारत दाखिला के इस नोटिफिकेशन के बाद TLP के तमाम अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाएगा। TLP कोई सियासी और समाजी सरगर्मी नहीं कर सकेगी। ताहम कलअदम TLP 30 रोज के अंदर वफाकी हुकूमत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दे सकती है, जिसके बाद उसके पास हाई कोर्ट में अपील का भी हक होगा। अहम बात यह है कि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इसी कानून के तहत TLP को कलअदम करार दिया था और उस वक्त के वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में TLP को बतौर सियासी जमात तहलील करने का अमल भी शुरू किया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ और 6 माह बाद TLP से पाबंदी हटा ली गई थी। और अब पिछले चंद दिनों से ये खबरें आ रही थी कि मौजूदा हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 212 के तहत TLP को तहलील करने का अमल शुरू करेगी, मगर अभी तक जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक TLP पर सिर्फ इंसादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जा रही है, जिसका मतलब यह है कि इस पाबंदी के बावजूद कलअदम TLP बतौर सियासी जमात कानूनी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी और पंजाब असम्बली में उसके एक रुकन असम्बली की रुकनीत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ वजीर आला सोहेल आफरीदी की अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मामला भी वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाज़े की वजह बना हुआ है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सोहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो इस मामले पर तमाम कानूनी रास्ते अपना चुके हैं और अब वो ये मुकदमा अवाम के सामने रखेंगे। आज अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने लीडर अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है। मैंने जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। मैंने होम डिपार्टमेंट को, पंजाब होम डिपार्टमेंट को, मरकज़ी हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को, आज अदालत में ये सारे तरीके अपनाए हैं और कल इंशाल्लाह कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूँगा और फिर अपने अवाम से कहूँगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है। स्ट्रेटजी एक ही है, स्ट्रेटजी यही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कह रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी, जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह दावा कर चुके हैं कि अगर सोहेल आफरीदी ने इमरान खान की गाइडलाइंस पर काबीना तश्कील दी तो सुप्रीम कोर्ट इस काबीना को गैर आइनी करार दे देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि सजा याफ्ता मुजरिम से हुकूमती मामलात पर मुशावरत नहीं की जा सकती। इसके अलावा हमने अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में पंजाब पुलिस के महकमे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों और उसके कंडक्ट और पंजाब हुकूमत के दावों पर कई सवालात उठाए थे, जिस पर हमारी मुसलसल दावतों के बावजूद पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर या CCD के सरबराह सोहेल जफर चट्टा प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए। ताहम आज IG पंजाब ने CCD के सरबराह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCD का खुलकर दिफा किया और फिर यह दावा किया कि CCD की वजह से पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी हुई है। CCD के सरबराह DIG सोहेल चट्टा ने भी इसी दावे को दोहराया। रॉबरी पूरे पंजाब में -70% प्लस पे गई। जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उस पर बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया और उसके बाद डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस प्लस पे गई, 75% माइनस पे गई। 71% रिडक्शन रॉबरी के केसेस में ओवरऑल पंजाब में आई है। 70% रिडक्शन इन डेकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है। 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। पंजाब में तकरीबन 1300 मर्डर पर मंथ हर महीने हो रहा था, इस वक्त वो कम होके 800 मर्डर पे आ गया है। IG पंजाब और सरबराह CCD रवा साल पंजाब में जराइम की शरह में कमी का दावा कर रहे थे, मगर पंजाब पुलिस की अपनी वेबसाइट पर ऐसा कोई डेटा नहीं है जो इस दावे को दुरुस्त साबित करता हो। बल्कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपको ये बताया था कि जियो फैक्ट चेक के मुताबिक पंजाब में रवा साल इब्तदाई 6 माह के दौरान जराइम की शरह में कमी के बजाय 11% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा हमने CCD के मुबैना मुकाबलों में मुल्जिमान की साथियों की फायरिंग से हलाकत के पैटर्न पर भी सवालात उठाए थे, मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब या CCD के सरबराह ने इस मामले पर कोई बात नहीं की।
हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले टीएलपी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि टीएलपी को कलअदम करार दिया जाए। बाकी मामला तो उन्होंने कहा वजारत दाखिला देखेगी, और आज वजारत दाखिला ने टीएलपी को कलअदम करार दे दिया है। एटीए का सेक्शन है 11B1, उसके तहत। बताइएगा किस ग्राउंड पे ये फैसला किया हुकूमत ने, क्योंकि पहले तो आपको एक रेफरेंस वहां से आया पंजाब हुकूमत से, तो ग्राउंड्स क्या है जिसकी बेसिस पे इनको दहशतगर्द जमात करार दिया गया है? देखिए, उसमें ग्राउंड्स वही हैं जो कल रेफरेंस कैबिनेट में पेश हुआ, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया। उसको कैबिनेट को चीफ सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफ किया, आईजी साहब ने काफ़ी डिटेल से जो है वो ब्रीफ किया। तो उसमें 2016 या 15 से जब से टीएलपी जो वजूद में आई है, तो उस वक्त से मुतअद्दद वाक़यात का जो है वो हवाला दिया गया, और इसमें 3 वाक़यात, एक फैज़ाबाद का जो धरना है उसका ख़ास तौर पे हवाला था। वो एहतजाज जब इस तंजीम ने किया तो उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे जो है वो इंसिडेंट्स हुए जिसमें हलाकतें भी हुई, दोनों अतराफ से हुई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए। और उसके बाद दूसरा वाक़या जो है वो 2021 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें भी फिर दोबारा जो है वो उसी तरह के इंसिडेंट्स हुए, बड़े अफसोसनाक, और दोनों तरफ से जो है वो अगर मैं कहूँ कि 20 हलाकतें हुई। और उसके बाद फिर अब जब ये मुरीद के में जब इन्होंने पड़ाव डाला और जब ये चले हैं वहाँ लाहौर से, तो रास्ते में जो सरकारी बिल्डिंग, जो कोई अपना जो है वो किसी अदारे का कोई ऑफिस, पुलिस लाइन रास्ते में आई, या बाकी जो भी जगह, बल्कि बाद जगहों पे पुलिस की गाड़ियाँ छीन ली, पुलिस के लोगों को यरगमाल बना लिया, और बाद में उनको यरगमाल बना के कुछ मुतालबात भी किए। इस किस्म की भी चीज़ें थी उसमें। तो वो जो मवाद है या जो एविडेंस है वो काफ़ी था, या कैबिनेट ने जो उसको कंसिडर किया तो उसने उसको काफ़ी समझा कि किसी भी तंजीम, वो तंजीम सियासी हो, वो भले उसका वो यानी मजहबी हो, सियासी हो, या कोई एकेडमिक क्यों ना हो, कोई ऐसी एसोसिएशन, कोई ऐसी तंजीम जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उनमें अगर मुलव्वस पाई जाए तो फिर जो एंटी टेररिस्ट एक्ट की ये दफ़ा है 11B, इसके तहत उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। उसके बाद फिर कलअदम करार दिए जाने के बाद फिर डिफरेंट एक्शंस हैं कि उसके एसेट्स, उसके अकाउंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके ऑफिस, वो सारे जो है वो सील होंगे। सही, ये एक्शन प्रोसीजर ये जाएंगे। लेकिन 2021 में जैसे आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, तो उस वक्त भी कुछ एहतजाज ऐसे हुए जिसमें एक साल में 8 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद किए गए, कुछ को अगवा किया गया, जिसका आपने जिक्र किया गया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त जो हुकूमत थी, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, उनके रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर थे नूरुल कादरी साहब, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा कि हम इसको कलअदम करार देने जा रहे हैं, और इसके बाद पार्टी को तहलील करने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू करेंगे। और पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि नून लीग की हुकूमत जो है वो भी ये करने जा रही है, इनको कलअदम करार देंगे और फिर तहलील करेंगे, लेकिन ये फैसला अब आप नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, देखें, ये यानी 2 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब ये कल कैबिनेट ने जो है ये फैसला कर दिया, अब ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। अब नोटिफिकेशन के बाद विद इन 3 डेज़ जो है वो ये तमाम ग्राउंड जो हैं वो टीएलपी को या उसके लोगों को जो है वो उनको भेजी जाएंगी कि भाई इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको किया है। नेक्स्ट विद इन 30 डेज़ वो जो है वो अपील कर सकते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं, वो उनकी अपील जो है वो सुनी जाएगी। उस अपील पहले रिव्यू कर सकते हैं हुकूमत में, फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उस अपील में वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, या आपके जी ये गलत है, या उन्होंने वो किस तरह से, जिस तरह से वो डिफेंड करना चाहते हैं। अब उसके बाद अगर वो जब अपील या रिव्यू फाइल करते हैं, उसमें अपील उनकी एक्सेप्ट नहीं होती और ये पाबंदी जो है ये बरकरार रहती है, तो उसके बाद वो रिट जुरिसडिक्शन में यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अपील का हक उनको नहीं है इस एक्ट के तहत। नहीं है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं वो रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं। अच्छा,
रिट जुरिडिक्शन में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकेंगे, सही है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। सही, ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 11B का जो 11C है उसमें राइट ऑफ रिव्यू है, उसका जो सेक्शन नंबर 2 है वो कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन हुज रिव्यू एप्लीकेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड अंडर सब सेक्शन 1 में फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द रिव्यू एप्लीकेशन। तो अपील में जा सकेंगे, रिट नहीं है। तो विद इन वो 30 डेज अगर ये गवर्नमेंट का फैसला, पहले वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, अगर वो पाबंदी बरकरार रहती है तो उसके बाद वो जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, रिट जुरिडिक्शन में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील जो है वो अगर वो 1 स्टेप जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। सही। तो लेकिन 2021 में भी जब ये हुआ, पार्टी को तहलील किया गया, पार्टी को कलअदम करार दिया गया, उसके 6-7 महीने बाद मुज़ाकरात हुए और दोबारा उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की और वो जो बैन था उसको रिवर्स कर दिया गया। अभी भी यही हो सकता है दोबारा? वो चीज़ें भी कल जो है वो कैबिनेट के अंडर कंसिडरेशन आई हैं, उसमें उन्होंने कोई बयान अल्फी दिए, कोई बाकी और चीज़ें, यानी वो काफ़ी उन्होंने उसमें जो यानी उसका जवाज़ बनाया कि इस जवाज़ की बुनियाद के ऊपर हमने फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया। जो रिव्यू का ये इख्तियार है तो उसको उन्होंने उनकी कमिटमेंट्स के ऊपर जो है उसको रिव्यू कर लिया, लेकिन वो कमिटमेंट्स भी तो पूरी नहीं हुई। वहाँ पे तो यानी बयान हल्फी वगैरह और कमिटमेंट यही थी कि आइंदा दोबारा जो है वो हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस नहीं होंगे। सही है। तो आर्टिकल 17 के तहत जो तहलील करने का एक इख्तियार है आपके पास, जो बाद में ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, या जो इलेक्शन एक्ट है जिसका सेक्शन 212 डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये कहता है, ये इस तरफ क्यों नहीं जा रही हुकूमत, इसकी क्या वजह है? नहीं, इस तरफ देखिए, पहले तो अब ये मरहला है ना, अब ये मरहला जो है ये पहले रिव्यू जो है वो 3 दिन है, उसके बाद फिर 30 ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब ये कोई मरहलावार होगा। अगर आप चाहें तो आर्टिकल 17 और 212 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें ये है ना कि पहले तो एक तो मरहला ये है ना, अब उसके बाद कि वो जो पॉलिटिकल जमात के तौर पे वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके ऊपर अगर पाबंदी आपने लगानी है तो फिर वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन जिस पार्टी या जिस एसोसिएशन या जिस आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ को इस एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा, हाउ दैट विल एक्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी? They can act as a political party, क्योंकि उन्होंने किया है, पहले देखें ना, बस उनके दफातर, उनके एसेट्स, उनके अकाउंट, हर चीज़ तो जो है वो सील हो जानी है। सर देखिए, 2021 अप्रैल में पीटीआई ने उनको कलअदम करार दिया, उसके चंद दिनों बाद मतलब मई के महीने में NA 249 इलेक्शन हुआ, जिसमें आपकी जमात से मिफ्ता इस्माइल साहब लड़ रहे थे, ये वाडा साहब ने सीट खाली की थी, उस पर TLP ने इलेक्शन लड़ा था। तो यानी कि कलअदम हो गई थी TTP TLP, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इसका मतलब अभी भी दरवाजा खुला हुआ है कि वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एक पार्टी के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए एक्ट करना इस एक्ट में मनसूख होने के बाद जो है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो एक अलहदा प्रोसेस है, उसके तहत जो है वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है एनी टाइम आपको ये खदशा था कि अगर आप विद इन दीज 30 डेज एंड आफ्टर दीज 30 डेज जा सकती है। सही, क्यों क्या जो आर्टिकल 17 है या सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट का, उस एम्बिट में आती नहीं है TLP? और क्या आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि सुप्रीम कोर्ट आपका जो भी आप फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर न लगाती है, एंडोस ना करती है, उसको ये खदशा था? देखें, एक लीगल राय ये है कि अगर ये एक्ट जो है, ये एक्ट जो गवर्नमेंट ने किया है, ये विद इन 30 डेज भी स्टैंड करता है रिव्यू में भी, और उसके बाद ये स्टैंड करता है अपील में भी, तो देन यू हैव ए वेरी गुड केस फॉर रेफरेंस ऑन द अदर साइड। अच्छा, तो इसमें ये एक लीगल राय है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली हो सकती है। ये अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की कुछ उलमा हज़रात से मुलाकात हुई है कराची में भी, क्या वहाँ से कोई ऐसा प्रपोजल आया कि TLP को फ़िलहाल बतौर जमात बैन ना किया जाए? नहीं, TLP के लिए तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है, और बिल्कुल ये नहीं रवा रखा जाएगा कि वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत तो कलअदम हो और उसके बाद वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेती फिरे, ऐसा तो नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आप इस प्रोसेस पे इसलिए नहीं जा रहे कि आप इस जमात को तहलील करना चाहते,
उसकी वजह ये है क्योंकि माजी में जैसे आप लोग खुद कहते रहे कि टीएलपी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मुझे याद है मैंने इलेक्शन कवर किया था कुलसूम नवाज साहिबा का, वो टीएलपी का पहला बाई इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ा था। नहीं, वो बनाई इसलिए गई थी उस वक्त सियासी जमातों के खिलाफ वोट काटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर तहरीक इंसाफ का दौर आया, सियासी जमातों ने पीएमएलएन के वोट काटने, पीएमएलएन को, और फिर जब तहरीक इंसाफ का दौर आया तो उसमें भी उनकी एक्टिविटीज जारी रही। तो अभी भी क्या इसलिए उनको तहलील नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन को जिंदा रखा जाए कि कल भी अगर किसी सियासी जमात के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना हो तो फिर हम कर सकें? क्या इसलिए ये ऑप्शन खुला रखा जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं अभी क्योंकि ये कैबिनेट ने फैसला करना है, ये फैसला भी कल कैबिनेट ने किया और अगला फैसला भी कैबिनेट ने ही करना है, तो इसलिए मैं कैबिनेट के बिहाफ पे तो कोई बात ऐसी यहाँ पे करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन होपफुली ये फैसला होगा और इनको वहाँ से भी जो है वो कल। चलिए लेट्स सी, क्योंकि उस वक्त शेख रशीद साहब ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में कहा था कि तहलील भी करेंगे और फिर हमने देखा कि नेगोशिएशंस हो गई और तहलील नहीं किया उनको। नेगोशिएशन हो गई और इन्होंने उनको यकीन दिलाया उस वक्त की गवर्नमेंट को कि हम दोबारा इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस नहीं होंगे। और अब अगर दोबारा यकीन दहानी करवा दें आपको फिर कि हम सियासी जमात के तौर पर एक्ट करेंगे, हम कोई इश्तियाल अंगेजी पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि एक यकीन दहानी को वायलेट करने के बाद फिर कौन सी यकीन दहानी हो सकती है? आपकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे, इंटरनल भी है, ये टीएलपी वाला मामला हुआ, टीटीपी के दहशतगर्दी, तो ऐसे में जो सियासी मामलात हल किए जा सकते हैं वो हल क्यों नहीं कर रहे? खासतौर पे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला है, चीफ मिनिस्टर हर दूसरे दिन कहते हैं मैंने दरख्वास्त दी है, मुझे इमरान खान से मिलने दें, उनकी मुशावरत के बाद मैं अपनी काबीना बना लूंगा, और जाहिर सी बात है इमरान खान का मैंडेट है, उन्होंने मुझे बनाया है, मेरा हक बनता है। क्यों ये मुलाकात, क्या मसला क्या है इसमें? नहीं, तो हम तो हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हाँ। हम तो सियासी मसाइल को उस वक्त भी टेबल पे बैठने और हल करने को तैयार थे जब ये हमें जेलों में ठोंस रहे थे, जब ये हमारे खिलाफ सजाए मौत के केसेस बना रहे थे। हम तो उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, द देन लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब हम आपके साथ बैठने सियासी इशूज़ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बैठने को तैयार हैं। तो अब सुन लेना, मामला ये है कि अब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आओ बैठें, आए बैठे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर एक नई शुरुआत हो सकती थी, वो कह रहे हैं सिर्फ मिलने दे मुझे, वो कह रहे हैं कि वजीर आजम से भी मैंने कहा, वजीर आजम ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, फिर वो कह रहे हैं कॉल ही नहीं आया किसी नहीं। तो वो अब नई शुरुआत जो उन्होंने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है, वो तो उन्होंने तो कहा है कि मैं तो वजारत उज़्मा वजारत आला के लिए मैं तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो इसके इमरान में मारा जाऊँगा। वो तो खुदकुशी करने के लिए आया है, तो अब वो खुदकुशी करेगा तो बाकी जो 3-4 करोड़ आवाम है, आपको पता है कि वो किधर जाएंगे? वोटर को अपील करने के लिए बहुत किस्म की बातें होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप एक बड़े जब आप एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए इलेक्ट हो तो उसके बाद आपको ये कहना बनता है, इस तरह की बात आप करेंगे। यानी उन्होंने तो उस दिन इस तरह से किया कि जिस तरह ये कोई टार्जन की वापसी हो रही है, उस वजह से मुलाकात, और वो हर चीज़ को जब वो जेल की तरफ जाएगा तो वो हर चीज़ को रौंद के जो है ना वो चला जाएगा अपने लीडर के जो है वो सेल के तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आप टार्जन की तरह वहां पे अडियाला पहुंच जाएंगे, इतनी आप में जुर्रत है नहीं। नहीं, उसे ये दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह से हवा में नहीं उड़ते, जरा पाँव जमीन पे रखो, तुम्हें हकीकत मालूम हो कि वज़ीर आला इलेक्ट होने के बाद कोई आदमी कोई टार्जन नहीं हो जाता। मैं कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी जेल में मुलाकात इसलिए नहीं हो रही ताकि उनके पैर जमीन पे आ जाए, अगर ये मकसद है तो फिर तो हम मज़ीद क्योस की तरफ जाएंगे। उसे ये दिखाना था कि यू हैव टू ओबे एंड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वो कर रहे हैं ना अब तो। हाँ। अब तो वो कर रहे हैं, पहले दिन तो उसका कोई इरादा नहीं था। तो अब दरखास्त भी दे रहे हैं। अब दरखास्त देने के बाद देखो उसने क्या किया, दरखास्त दे के तो वो 5 बजे तक इधर ही कहीं बैठा बूठा रहा, उसके बाद चला गया जी मेरी मुलाकात कराओ। ओ भाई इसका टाइम होता है। नहीं, कल वो 4:10 पे तो उन्होंने अपना 20 मिनट का धरना भी खत्म कर दिया था, 4:15 बजे वो कल उन्होंने धरना दिया, वो भी खत्म कर दिया। जो मुलाकात का टाइम है वो उसके बाद गया। सियासी भड़के होती हैं जो बहुत सारे सियासतदान मारते हैं, उसके बाद उन्होंने आपकी हुकूमत को लिखा, पंजाब हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा, फिर हाई कोर्ट गए, कल हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी, फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। तो जो उनकी भड़के अलग हो, लेकिन कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कानून से कह रहे हैं इजाजत दो मुझे। नहीं, वो कानूनी तरीका इस्तेमाल करने के कायल तो नहीं थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो अब इस्तेफादा हो जाएगा और अब मुलाकात हो जाएगी। इजाजत दी फिर भी नहीं मिलने दिया।
या वायलेशन हो गई हो? मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि सैटरडे आज जुमा के बाद ये वीकेंड पे ऑफ डेज होते हैं, मंडे को हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे हो जाएगी मंडे को मुलाकात। मतलब ये फैसला हो गया है कहीं हुकूमती सतह पर? नहीं, हुकूमती सतह पर नहीं, ये तो मुलाकात तो सुप्रीडेंट ने उससे भी ऊपर वो है। अब हाई कोर्ट का हुक्म है, मुलाकात सुप्रीडेंट ने करनी, ये सुप्रीडेंट का इख्तियार है। ये कोई हुकूमत का कोई वजीर आज़म जो है वहाँ पे मुलाकात का रजिस्टर लेके नहीं बैठा कि जी मैंने किसकी मुलाकात में लॉकअप में रखा गया, वो सुपरिटेंडेंट ने किया था, उसमें इमरान खान का कोई किरदार ही नहीं था। मतलब ये वाली बात होगी ना फिर। इमरान खान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। अमेरिका भी उसने तकरीर की कि मैं जाते ही सबसे पहले मालूम करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ के सेल में AC तो नहीं लगा हुआ। हम हल्फन ये बात कह सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ से लेके मेरे तक या मेरे से आगे तक भी कि कभी हमने इस बारे में मालूम किया हो, इस बारे में इतराज़ किया हो, इस बारे में बयान दिया हो कि इनको जेल के अंदर जो है वो कोई सहूलत ना दी जाए या इनको कोई तकलीफ़ दी जाए। लेकिन दे रहे तकलीफ, बयान नहीं है लेकिन तकलीफ देनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा खैर, वहां से हम इस हक में नहीं है। वो उनकी एक अपनी उनकी जो इंटाइटलमेंट है, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, उनकी जो इंटाइटलमेंट है उनको मिलनी चाहिए। सही। और आप ये कह रहे हैं कि मंडे को अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी? हो जाएगी। कोई खौफ नहीं है आपको मुलाकात हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कोई खदशा नहीं है? मुलाकात में देखे ना, उन्होंने जो बात की है कि मैंने कैबिनेट जो है वो उनसे पूछ के बनानी है, तो अगर उन्होंने उनसे पूछ के बनाई तो फिर एक और मसला बन जाएगा उनके लिए। वो क्या? आपको पता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया था तो वो पार्टी के सदर थे और पार्टी के सदर के तौर पे उन्होंने सेनेट के टिकटों का फैसला दस्तखत किए थे ना उसमें। हाँ। लेकिन अब ये तो मशवरा है ना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जी। उन्होंने कहा कि कन्विक्ट होने वाला आदमी जो है वो ना पार्टी का सरबराह रह सकता है, ना पार्टी को कोई उसके मशवरे पे या उसके हुक्म पे चलाया जा सकता है, ना वो जो है वो किसी फैसले में कोई दखल दे सकता है। अगर ये फैसला उससे करवा के कैबिनेट बनाते हैं तो वो तो उस फैसले की रूह से वो कन्विक्टेड शख्स आप कह रहे हैं कोई मशवरा देगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं, वो कहता है फैसला ही वो करेगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली मशवरा देगा ना, फैसला वो करेगा, लेकिन कोई रिटर्न में तो नहीं देंगे ना, मशवरा ही होगा। उनके पास तो कोई इस वक्त पार्टी की चेयरमैनशिप भी नहीं है। किनके पास? इमरान खान के पास बानी है ना अब तो, बानी कोई इख्तियार नहीं है। सेनेट वाला मामला तो ये था कि नवाज शरीफ साहब के दस्तखत थे, जो कि गलत हुआ, उसको कर दिया। लेकिन मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, अभी लंदन में जब आप PDM हुकूमत में थे, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, लेकिन नवाज शरीफ ने फिर वहां से कहा कि नहीं, उनको हटा के इसहाक डार को बनाना है, और बाकायदा मिफ्ता इस्माइल साहब लंदन में गए, तस्वीरें हुई। तो फिर ये तो फैसला गलत हो गया। ये कैसे एक कन्विक्टेड शख्स ने कह दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार होंगे? बिल्कुल ये कहा ही नहीं। वो सब तस्वीरें हैं साथ में सबकी, मिफ्ता इस्माइल यहाँ खड़े हुए, इसहाक डार यहाँ खड़े हुए, उसी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इसहाक डार को भेजना है हमने पाकिस्तान। अब मिफ्ता साहब ठीक है, हमारे वो भाई हैं, हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो इसहाक डार साहब के शिगिर्दों में से थे। जी बिल्कुल होंगे। मैं तो तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब की मुशावरत के बगैर आप लोग फैसले करते हैं। आप कह रहे हैं PDM गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट जो बनी, ये PDM गवर्नमेंट जो बनी, मियाँ साहब से पूछे बगैर सारे वज़रा अपॉइंट हो गए? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूरी नहीं समझा मियाँ साहब से मशवरा? तो कब कहा था वज़ीर आज़म ने कि मैं कैबिनेट ही अनाउंस नहीं करूंगा जब तक मुझे हो गई मुशावरत? वो लंदन में थे, फोन कर लिया होगा, तो ठीक है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो फिर कहने की जरूरत क्या है? ये बात इनको समझाई जाए ना। ये बहुत सारी बातें वो कहते हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं होती, और फिर उन बातों में खुद ही फंस जाते हैं। चले, अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मशवरा होगा। अगर हाँ वो नोटिफाई करते तो उस पर तो कानून बन चुका है, जिसके तहत आप लोगों की सेनेट के लोगों ने फिर बाद में आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। राना साहब एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद दो और मामला हैं जिन पर आपसे बात करनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह। एक और मामला है लोकल बॉडी इलेक्शंस का। पंजाब में होने थे, शेड्यूल जारी हो गया, तीसरी दफ़ा हुआ है पंजाब में कि शेड्यूल जारी हुआ और फिर नया कानून आ गया और फिर वो मुलतवी हो गए। इस्लामाबाद में 4 दफ़ा लोकल बॉडी मुलतवी हो चुके हैं क्योंकि नया कानून आ जाता है। अब ये जो नया कानून है, इसके हवाले से कहा जा रहा है गैर जमाती इंतखाबात होंगे, यानी कि कोई भी कैंडिडेट होगा वो पार्टी का सिंबल लेके नहीं कह रहे हैं ये सोशल मीडिया वगैरह पे, इनफैक्ट आपके वुज़रा आके कह रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं, या सोशल मीडिया छोड़ दें, वुज़रा कह रहे हैं आपके, अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं और जस्टिफाई कर रही हैं इसको कि गैर जमाती इंतखाबात होना इसलिए ज़रूरी है। मुझे बताएं वो उस एक्ट में कहाँ लिखा है? एक्ट में नहीं है। तो फिर नहीं, आप कह रहे हैं एक्ट में नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। तो फिर देखें, पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लार्जर बेंच का फैसला है कि किसी सियासी जमात को आप किसी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक नहीं सकते। इस वक्त पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है
कोई सियासी जमात को अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकें तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, लेकिन अगर तरीक़ेकार चेंज हो जाए, नया कानून आ गया, तरीक़ेकार ही आप गैर जमाती करते फिर? नहीं, तरीक़ाकार मामला ये है कि इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि किसी सियासी जमात को जो है वो यानी ये नॉन पार्टी बेसिस पे होगा। कहाँ लिखा है मुझे दिखाएं, या किसी पार्टी को हिस्सा लेने से रोका जाएगा, कहीं नहीं लिखा। बाकी मामला ये है कि सियासी जमातें जो है वो अपने मेंबर्स को जो है वो अपना निशान अलॉट करें, हिस्सा लें। आप इतने एतमाद से कैसे कह रहे हैं इस कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि गैर जमाती इंतखाबात होंगे? एक तो ऐसा हो नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सही है, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला भी है, और दूसरा ये है कि मैंने ये सारा पढ़ा है, देखा है। जब ये मुरतब हो रहा था तो मैंने हर शिक या हर लफ्ज़ तो नहीं पढ़ा, लेकिन उस कमेटी को मैं कन्वीन कर रहा था जिसमें मेरे साथ और भी 10-15 मेंबर थे। तो इसलिए ये चीज़, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं वैसे। जी, आप कह रहे हैं कि ये जो मीडिया पे और आपके कई वुज़रा आके इसका दिफा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस कानून में ऐसी कोई शिक ही नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि ये गैर जमाती बिल्कुल नहीं है, ये बगैर पढ़े ही सारे कहे जा रहे हैं। मैं ज़रा अज़मा बुखारी साहब ने कल इसका बड़ा एक तो दिफा किया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिफा किया, उनकी जो मंतक है वो भी सुन लीजिए और वो तो बात ही अलग करें, सुनाइए जी ज़रा। जमाती इंतखाबात पे बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, गैर जमाती इंतखाबात क्यों होने चाहिए पंजाब हुकूमत के ख्याल में? बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन वदामी साहब ये है, जो गली मोहल्ला होता है ना, उसमें जो उनके काम काज करने होता है उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन जगहों के ऊपर भी आप सियासी वो कर देंगे ना इंतखाबात, तो फिर ये होता कि अब ये जो है ये हुकूमती पार्टी से नहीं है, अब इसके हल्के में काम ना हो। हालांकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका सियासी कोई लेना देना नहीं होता। ये तो एक बेहतरी की बात है कि हम सियासत खेलने की बजाय वो लोग जिसको भी इलेक्ट करे, वो जिसको बेहतर समझे, उस शख्स को जो है वो मौका तो इस कानून में ये नहीं है कि 30 दिन में किसी जमात में शामिल हो जाना है, कि वो आगे वोट देने के लिए है ना, जिन्होंने आगे बनना है। पूरे गैर सियासी कर देना, क्योंकि गैर सियासी होना अच्छी बात होती है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन तो गैर सियासी होते हैं, जिस तरह बच्चे गैर सियासी। नहीं, वो जो मेयर है जाहिर है उसको तो किसी पार्टी से आना पड़ेगा ना। क्यों, अच्छा है ना वो भी गैर सियासी, ताकि किसी भी तासुब से बालतर हो जाए वो तो नहीं। वो अच्छा अगर वो नहीं भी होता तो वो सियासी तो होता ना, बिकॉज एक बड़ा फिगर होता। तो नीचे वाले भी अगर नहीं भी होंगे तो सियासी तो होंगे ना, बेशक पार्टी के इलेक्शन पता होगा ना, ये खान का बंदा है या नवाज शरीफ का बंदा है, पीपल्स पार्टी का बंदा है। जो है ना मेयर और ये जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग आने हैं, ये तो वैसे भी नोन फेसेस होते हैं। ये आप ना भी बताएंगे ना तो ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सी जमात से हैं। जी, तो वो तो दिफा कर रही है कि ये तो गैर सियासी नहीं, तो वो जमाती इंतखाबात है। बदामी साहब ने हमला ही ऐसा किया है ना कि जी गैर जमाती बुनियादों पे हो रहे हैं, उन्होंने आगे से दिफा कर दिया। वो तो बदामी साहब तो सिर्फ मासूमाना नहीं हो रहे थे, नोटी भी हो रहे थे वो। अब वो लेकिन ये तो कह रही है कि ये तो है गैर जमाती इंतखाबात, तो वो तो दिफा कर रही है कि नीचे गली मोहल्ले के लेवल पे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको, अगर आप मुझे उस एक्ट में से ये बात निकाल के दिखा दें कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पे, वो तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी होगी। ये सवाल आपका मुझसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सवाल आपका होना चाहिए पंजाब हुकूमत की तर्जुमान से, जिन्होंने कल बैठ के इसका दिफा किया। ये आप उनसे पूछें कि इस पूरे कानून में ये चले उन्होंने अगर इसको जो है वो नहीं देखा, देखे ना जितने भी नहीं देखा कि क्या मतलब है, नहीं देखे ना सारा तर्जुमान है सारा एक्ट जो है वो कोई पढ़ता नहीं है। जो सुन लें, जो गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन होते रहे हैं उन एक्ट्स में बाकायदा ये लिखा जाता था कि ये नॉन पार्टी, मुशर्रफ का था, नॉन पार्टी बेसिस पे होगा, और सियासी जमातों को रोका गया कि वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पूरा एक्ट आप ना पढ़े, पूरा कानून ना पढ़े, ये तो बुनियाद हो गई ना। जैसे आप कह रहे हैं 14 जो है, जी चैप्टर 14 जिसमें प्रोसीजर है वो पढ़ लें। उसमें ये है कि 30 दिन के अंदर यू मे जॉइन अ पार्टी। वो तो सारे कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट जो लड़ेगा वो कौमी असेंबली के लोग हैं। कौमी असेंबली का इलेक्शन गैर जमाती तो नहीं होता, मैं बता दूं ना सब पिछले, लेकिन बाद में उनको होता है कि नोटिफिकेशन के बाद पहली दफा आके ये 3 दिन में ज्वाइन करें, प्लेटफॉर्म से पहली दफा आके आप ये क्लैरिफाई करें। और तो ये पंजाब गवर्नमेंट को करना चाहिए था, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से तासुर ये बन रहा है कि नून लीग जो कि दावा करती है पंजाब में बहुत काम किया है, वो जमाती इलेक्शन से भाग रही है। वो चाहती है गैर जमाती इलेक्शन हो, इंडिपेंडेंट आए, जोर जबरदस्ती फिर अपने पार्टी में उनको शामिल कर लेंगे। बिल्कुल गलत है, ये तासुर पिछले एक हफ्ते से जा रहे हैं, किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया। यूनियन काउंसिल से लेके मेयर डिप्टी मेयर तक जी किसी जमात को ना इस एक्ट में रोका गया है, ना रोका जा सकता है। जहाँ चाहे कोई हिस्सा ले।
कमाल की बात है, मैं कह रहा हूँ ये तासुर पिछले एक हफ्ते से बन रहा है। पीटीआई आपकी मुखालिफ जमात इस पे कह रही है आप घबरा गए, आप डर गए, चैप्टर 14 आप पढ़ ले। मेरे ख्याल से मैंने तो आपके सामने बैठ के दोबारा पढ़ा है इसको, लेकिन पढ़ने की जरूरत कहीं और है। मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत को पढ़ने की जरूरत है। एक और मामला सीसीडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते इस पर रेगुलर प्रोग्राम किया और बताया कि एक तो दावा पंजाब हुकूमत ने किया कि क्राइम रेट कम हो रहा है, ये दावा गलत है, क्राइम रेट बढ़ा है, पुलिस के अपने नंबर्स ये कहते हैं। लेकिन आज सीसीडी के सरबराह जो डीआईजी साहब है उन्होंने कहा कि 70% क्राइम में कमी हुई है। लेकिन एक और मामला जो हमने उठाया वो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी हुई है। हाँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें, ये पंजाब हुकूमत के अपने नंबर्स हैं और ये बताते हैं कि 2024 के मुकाबले में 2025 में ओवरऑल क्राइम में 11% इजाफा हुआ है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर 5% का इजाफा, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एब्डक्शन में तकरीबन 19.5% का इजाफा, गैंग रेप में 51% का इजाफा। ये पंजाब पुलिस के अपने नंबर है, सोर्स है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब पुलिस। देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जिसमें ये आपने ये 2 जो अपने किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात की है, गैंग रेप 50%, गैंग रेप, ये जो है इनमें तो वाज़े कमी हुई। ये पंजाब पुलिस के अपने नंबर। मेरा ख्याल है कि ये पहले जो 6-8 माह की बात आप कर रहे होंगे, जब से सीसीडी ने जो है वो काम शुरू किया है, अप्रैल में बनी है सीसीडी और जून तक, वैसे तो फेब में जो है पिछले 2-3 माह में जो है वो उनकी एफर्ट से काफ़ी कमी हुई है। 2-3 महीने के लास्ट 2-3 महीने के नंबर्स पंजाब पुलिस ने अपने जो हीनियस क्राइम देखे ना, वैसे आपको पता चल जाता है ये डकैती विद मर्डर, डकैती विद रेप, सॉडमी विद मर्डर, इनमें जो है वो काफ़ी कमी हुई है। अब तो डकैती के केसेस तो जो है वो अब सुनने को नहीं मिल रहा, वरना नहीं तो हर रोज़ ही कि वहाँ डकैती हो गई, वहाँ डकैती हो गई, तो इसमें काफ़ी इसका इम्पैक्ट हुआ है। और राणा साहब एक और मामला जो हमने उठाया था कि जब से सीसीडी वजूद में आई है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है या मुबैना फेक इनकाउंटर्स है, उसमें इजाफा हो गया है। और एक जैसी स्टोरी, राणा साहब आपने होम मिनिस्टर के तौर पे सर्व किया है, 90s की सियासत भी आपने देख ली, वही एक जैसी स्टोरी है। और अभी हमने कुछ साबिक आईजीज को भी लिया जिन्होंने कहा कि यार ये फेक इनकाउंटर्स होते हैं, आईजीज कह रहे हैं जो सर्व कर चुके हैं पंजाब में। कई इस पर रिपोर्ट्स हैं, अखबारी रिपोर्ट्स हैं, DW की हमने रिपोर्ट दिखाई कि एक जैसी स्टोरी होती है कि मुलजमान भाग रहा था और उसमें फायरिंग का तबादला हुआ और वो हलाक हो गया। और अब एक नई स्टोरीज ये आने लगी है कि उसके साथी आए उसको छुड़वाने के लिए, फायरिंग का तबादला हुआ, पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, मुलजिम जो है वो वहीं पर हलाक हो गया। नहीं तो एक यानी मुलजमान जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो 13 डकैती विद मर्डर के केसेस हैं, बत्ता के केसेस हैं, लोगों में पूरे इलाके में खौफ व हरास फैलाया हुआ है और इश्तिहारी हैं 3-5 साल से। तो वो अगर इतने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है और इतना उनके हकूक़ हैं तो वो आगे पेश हों अदालत में। वो क्यों जो है वो एट लार्ज है, नहीं वो एट लार्ज क्यों है? तो पुलिस जो है, पुलिस को अगर आप फ्री हैंड नहीं देंगे तो उनके करीब कौन जाएगा? हमारे वहाँ फैसलाबाद में एक गैंग था, उस गैंग ने जो है वो मर्डर, किडनैपिंग, रैंसम और यानी कोई जुर्म, और वो तकरीबन वो उस गैंग के कोई जो है वो मेरा ख्याल 4-5 तो वो भाई थे और बाकी लोग उनके साथ थे। और उनकी कोई जिस किसी ने कोई मुकबरी की, उनको शक पड़ गया, उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। तो मामला ये कि जब उनके ऊपर रेड हुआ, वहाँ पे मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में अगर वो हलाक हुए हैं, तो क्या आप अगर पुलिस को ये कहें कि जी आपने इनके साथ जो है वो इस तरह का सलूक करना है और इनको आपने जो है वो प्यार से और अच्छे तरीके से इनको पकड़ के और फिर उसके बाद आपने इनको आके जो है वो नहला धुला के अदालत यहाँ पे तो पकड़े जाते हैं मुलजमान और फिर वो कहते हैं कि हम फला जगह मुंतकिल कर रहे थे, वहाँ पे उनके साथी आए, फायरिंग की, तबादला हुआ जिसमें मुलजिम हलाक हो गया। ये एक पैटर्न है और पैटर्न से लगता है कि जैसे एक फ्री हैंड दिया गया है कि ये जो हीनियस क्राइम्स हैं इसमें आप अगर उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं और जो जवाब दिया जाता है, मैं बताता हूँ, वो ये है कि देखिए अदालत से मुलजमान छूट जाते हैं, वहाँ सजाएं नहीं होती, लिहाजा ये 2008 से 2018 तक देन PMNN की गवर्नमेंट थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त का मुझे एक्सपीरियंस है। मामला ये है कि जब आप पुलिस को ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करो और ये लोग जो अजाब बने हुए हैं लोगों के लिए, इनको पकड़ो, तो फिर अगर आप इस किस्म की जो है वो
बारीकियों में जाके रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये लोग एट लार्ज ही रहेंगे। आप सीधी बात है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पुलिस अगर जो है वो बिल्कुल इनके साथ जो है वो इन अकॉर्डिंग से लॉ सलूक नहीं करती। भाई आए अदालत में पेश हो, नहीं होती ना, ये भी अलग मामला है कि कोई इंक्वायरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, ताकि पता तो चले कि क्या वो इनकाउंटर जेन्युइन था या फेक इनकाउंटर था। मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। केले वाले का 40 रुपए का तनाज़ा था, उसने 2 भाइयों को मार दिया, बल्ले से मारा, सब पूरी दुनिया ने फुटेजेस देखी। वो केले वाला था, रेडी वाला था। क्या हमारा कानून उसको भी सजा नहीं दे सकता जबकि वहाँ पे विटनेसेस मौजूद है, जबकि सब उसकी वीडियो मौजूद है? वो भी इनकाउंटर में हलाक हो गया। एक औरत से बालियां छीनी गई, उसका मुलजिम भी इनकाउंटर में हलाक हो गया। क्या बालियां छीनने वाले को अगर हमारा कानून एक प्रोसीजर के तहत सजा नहीं दे सकता तो फिर अदालतें तो बंद हो जानी चाहिए ना, वहां पे तो ये मुकदमा जाने ही नहीं चाहिए, फिर तो खुद ही पुलिस एक्शन करे। नहीं देखें, जहाँ तक हमारे जुडिशियल सिस्टम ये कोई गैंग्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ। केले वाला उसने वहीं पे रोड रेज पे मार दिया किसी को, उसको भी आपने जाके जो है फेक इनकाउंटर, आपने कहा कि इनकाउंटर हो गया, उसको तो भाग रहा नहीं। तो आप काउंटर को तो फेक कह रहे हैं, तो वो केले वाले को भी कहीं मारना भी तो फेक ही नहीं है, उसने कोई खुदकुशी तो नहीं कर ली थी? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है वो केले वाले ने खुदकुशी कर ली और इनके खिलाफ पुलिस का बयान आ चुका है, वो इनकाउंटर में। अगर मुलजिमों के साथ इतनी हमदर्दी है तो फिर इस बात की भी इंक्वायरी कर ली जाए कि वो केले वाले ने कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली। तो हमदर्दी हो ही नहीं सकती, खासतौर पे जो रेप जैसे क्राइम्स में मुलविस हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा कानून, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो इतना नाकारा है कि कोई ऐसे शख्स को भी सजा नहीं दे सकता जिसका ना पावर हो, ना इन्फ्लुएंस हो, ना जिसके पास पैसा हो? इसमें कोई शक नहीं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इस कदर नकारा और लेंथी है। मैं अब रिसेंट एक केस की आपको मिसाल देता हूँ कि उसमें कोई शक नहीं था कि उन लोगों ने जो है वो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आदमी था हमारे फैसलाबाद में, उसको उन्होंने टारगेट किया। अब 10 साल बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट से आगे बरी हो गए हैं। लेकिन हुकूमतों को ये जवाब आप नहीं हो बताइए, 35 साल से अगर हम मामला देख ये लें कि है, नहीं मामला ये है कि ये सामने आ रहे होते तो 35 साल में निजाम बेहतर नहीं कर सके। नहीं, तो बात ये है कि पहले एक अदालत है, फिर उसके बाद दूसरी है, फिर उसके बाद बंद कर दें। फिर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते तो फिर एक्टिव क्यों है? नहीं, तो इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। 35 साल में नहीं कर सके ना, 35 साल से हम कह रहे हैं कि नहीं इनकाउंटर करते रहो। नहीं, इसमें चेंज नहीं कर सके तो इसमें चेंज नहीं कर सकने की जिम्मेदारी जो है वो किसी एक पे तो नहीं है, किसी एक पे नहीं है। इसी तरह आप जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी कहती है पुलिस केस नहीं अच्छा बनाती। सुन ले, ना किसी एक अपना पार्टी पे है, ना किसी एक हुकूमत पे है, ना किसी एक तबके पे है। हम इज्तिमाई तौर पे सारे जो है वो पुलिस वाले कहेंगे जज छोड़ देते हैं, वो नहीं फैसला देते हैं। जुडिशरी कहती है कि नहीं, पुलिस केस अच्छा नहीं बनाती, वो केस इतना कमजोर होता है कि हम कैसे उस पर सजा दे दें। नहीं तो वो जुर्म हुआ नहीं होता। जुर्म हुआ होता है कि जुर्म की सजा हमने ऐसे ही देनी है, तो फिर डिसाइड कर लें कि ऐसे ही मारना है हमने। नहीं, ऐसे देखें, मामला ये है कि वो लोग जो इस किस्म के ऑर्गेनाइज्ड और हीनियस क्राइम में मुलव्वस हों, उनके लिए मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी और हमारी जो अपना ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको भी इतना सॉफ्ट और इतना उनका हमदर्द नहीं होना चाहिए, और उनके लिए हर वक्त आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। जो लोग मजलूम हैं, जिसके घर में डाका डला है और उसके घर में उसकी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, उसके भी कोई हुकूक हैं, उसके साथ भी हमदर्दी होनी चाहिए। बिल्कुल है। और ऐसे नासूर जो है, ऐसे नासूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन तरीकेकार पे है ना कि सजा तरीकेकार के मुताबिक हो। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल CCD ने 525 मुकाबले किए हैं और जिसमें 670 लोग मारे गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कितने मुकाबले फेक थे, कितने जेन्युइन थे, आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। इसी तरह 670 लोगों में से कितने लोग कसूरवार थे, कितने बेकसूर थे, इसका जवाब भी आप नहीं दे सकेंगे। ये है असल मसला। नहीं, इस अंदाज से आप जरूर देखें कि इनमें ये जो 670 लोग थे, इनका रिकॉर्ड आप सामने रख लें। अगर इनमें 99% उस किस्म के नासूर ना हो जो मैंने बात की है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सवाल उठना चाहिए। इसका फैसला रिकॉर्ड है, नहीं रिकॉर्ड है। फिर मैं कह रहा हूँ पुलिस के लेवल पे इंक्वायरी खत्म होके एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए ना। नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए। हर किसी को हक है ना कि वो जाके, हर किसी को हक है कि जो मर्जी वो करता फिरे और उसको पूछे कोई ना। नहीं पूछ, ये तो आप गलत ट्विस्ट दे रहे हैं ना उसको। फिर मैं तो कह रहा हूँ कानून के मुताबिक सजा दे उसको, कोई रहम ना हो उसके। हाँ ठीक है, और कानूनी निजाम को बेहतर करें। अब अगर मैं ये यहाँ पे बात करूँ कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा और वो कौन कौन से तबकात हैं जिनकी वजह से ठीक नहीं हो रहा,
तो उसमें फिर ये खामखा एक नई लड़ाई डालने वाली बात मेरे ख्याल से उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर हम ऑफिशियली आवाज़ भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट से मुतालिक एक बहुत ही गैर मामूली खबर सामने आ रही है। वो ये है कि शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है, उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पीसीबी बनाने का ऐलान किया गया है। ज़राए बताते हैं कि इस वक्त एक इशाइया जारी है जो कि मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को, और वहाँ पे उन्होंने ये ऐलान किया है कि शान मसूद को पीसीबी का डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाया जाएगा। अब ये बात थोड़ी अजीब इसलिए है क्योंकि शान मसूद एक एक्टिव क्रिकेटर हैं, खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए और कप्तान भी हैं, और उनको पीसीबी में एक मजीद ओहदा दिया जा रहा है। और ये शायद ऐसी मिसाल है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमें नहीं मिलती। लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज पीसीबी की जानिब से नहीं आया है, लेकिन जो जराए हैं हमारे नुमाइंदे के वो कंफर्म करें, इसलिए पहले उनसे बात करेंगे। सोहेल इमरान साहब जी न्यूज़ के नुमाइंदे, क्योंकि उन्होंने ये खबर दी थी, और फिर इस पर तज्ज़िया भी आए साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ का। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब और राशिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सोहेल साहब, पहले आप बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि टेस्ट कप्तान शान मसूद को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाया जा रहा है? जी शहजाद, अभी कुछ ही देर पहले हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो कप्तान है टेस्ट के शान मसूद, उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस जो है वो मुकर्रर किया गया। और एक इशाइया हो रहा है इस्लामाबाद में जिसमें बताया गया कि दोनों पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें शरीक हैं और आला तरीन जो हुकूमती अहदेदारान है वो इस इशाइये में शरीक हैं। और वहाँ पर ये जो है चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से, लेकिन अब भी इस चीज़ के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनफोल्ड तफसीलात नहीं की हैं और तवक्को की जा रही है कि इसका बाकायदा तौर पर जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। खासे अरसे से एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का शोबा है उसमें तब्दीली लाई जाए। जब से ओहदा संभाला था चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता वक्त, लेकिन उस्मान वाला उस ओहदे पर तैनात थे, वो काम करते रहे। जब एशिया कप हुआ तो उस दौरान खबरें ये भी आई थी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर ट्रॉफी के हवाले से और या दूसरे जो मामला हुए थे कि बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, और उसके अलावा जो शेक हैंड वाला मामला था अंपायर के साथ था कि जी आपने शेक हैंड दिखा, ये सारे मामला थे। तो उसके बाद उसकी सस्पेंशन की भी खबरें आई थी। लेकिन सोहेल इमरान साहब, आमतौर पे ये देखा नहीं जाता कि कोई शख्स क्रिकेट खेल रहा हो और कप्तान भी हो, उसको कोई पीसीबी में अलग से ओहदा दे दिया जाए। तो कहीं ऐसी खबर तो नहीं है कि शान मसूद कोई टेस्ट क्रिकेट से या क्रिकेट से रिटायर होने जा रहे हैं और उसके बाद ही ओहदा मिलेगा? अभी एक्टिव क्रिकेटर हैं शान मसूद, पूरा काउंटी सीजन पिछले चंद वर्षों से वो खेल रहे हैं। सीजन में भी उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी खेली, आइंदा भी वो खेलने का इरादा रखते हैं। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है आईसीसी की, उसके जो अभी पहली पाकिस्तान ने सीरीज खेली है उसमें भी कप्तानी किया। डेफिनेटली ये एक गैर मामूली फैसला है। ये तो उसी वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट करेगा। डेफिनेटली एक ऐसा, जब इश्तिहार दिया गया था चंद रोज पहले तो उसमें लिखा गया था कि टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए इंटरनेशनल, तभी से लोगों ने अपनी गेस्ट वर्क शुरू कर दिया था कि आपने भी उस गेस्ट वर्क में हाथ डाला था और शान मसूद का ही नाम रखा था 3 दिन पहले अपने एक एक्स पोस्ट में। जी डेफिनेटली उस वक्त सिर्फ मैंने गेस्ट के लिए ही लिखा था कि अगर शान मसूद को मुकर्रर कर दिया जाता है, क्योंकि हमें बताया गया था कि एक बड़ा लिखा क्रिकेटर होगा वहाँ पर और उसको क्रिकेट की न होगी। और राशिद लतीफ साहब से पूछते हैं। जी राशिद साहब, कैसे देखते हैं इस खबर को आप? देखिए, जितनी क्रिकेट खेली है उसमें इतनी गंदगी कभी भी नहीं देखी। जो रोजाना एक ब्रेकिंग हमें मिलती है, कभी रिजवान कप्तान बनेंगे, कभी शाहीन बनेंगे, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया लोगों ने। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है कि हमारे चैंपियंस लीग के जो प्लेयर्स थे चैंपियन कप के, वो सारी जॉब भी कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुमकिन है। और अब ये फैसला है कि कप्तान अभी आया नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जी। अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है ऑफिशियली, बट जराए जो है सोहेल इमरान साहब को कंफर्म करें। जी जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो खुद क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। तो वैसे बताइएगा कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं उनकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और एक क्रिकेटर जो एक्टिव क्रिकेटर भी है, कप्तान भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि टीम परफॉर्म करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो ये कैसे हो सकेगा काम? जिसको कुछ नहीं आता उसको ये बना दो, क्योंकि उस्मान वाला 10 सालों से बना हुआ है। उससे पहले जाकिर खान थे, तबाही की जो जड़ है वो यही चीज, यही लोग तो हैं
जिनका वो पॉलिटिकल कैरियर होता है, जान पहचान होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं और तबाही, अब कम तबाही रहनी चाहिए कि इनको लेके आ रहे हैं। नहीं तो ये बतौर क्रिकेटर क्या इफेक्ट नहीं करेगा, अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है, इफेक्ट नहीं करेगा उनके अपने करियर को, अपनी उनकी क्रिकेट को? सर मैं तो इत्तेहाद में तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये तो आप तंजिया कह रहे हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि क्रिकेटर जो तो खेल रहा हो, मजाक नहीं कर रहे, मैं तंजिया कर रहा हूँ, ये लोग मजाक नहीं कर रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वो उनका फैसला भी मजाक ही लग रहा है बजाय, क्योंकि आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने तो कोई ऐसी मिसाल देखी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बतौर क्रिकेटर क्या उनका करियर शॉर्ट हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे, ये कितना असर वो पड़ेगा? तो चेयरमैन बनने के वो 4-5 साल बाद वो चेयरमैन बनेंगे, बात लिख लीजिएगा। और ये कैसे आप वसूख से कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ ना, पॉलिटिकल कैरियर ऐसे ही बनता है हम लोगों के। सही है, तो आप समझते हैं ये फैसला जो किया है पीसीबी ने, ये दुरुस्त नहीं है? एक फैसला अच्छा बता दें पूरे 2 सालों में। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शुरू से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।